हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजन नर्सिंग क्लासेस। विजन नर्सिंग क्लासेस पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को। ये जो रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, ये बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के हिसाब से कंटेंट को प्रिपेयर किया गया है और उसी हिसाब से कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके एकेडमिक और कंपटीशन दोनों के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखे हुए तैयार किया गया है। इसमें आपको लेसन्स, लाइव क्लासेस, पीडीएफ और उसके बाद समय समय पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के रूप में भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च। रिसर्च क्या होता है वहां से अपन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दूसरे सब्जेक्ट थे उनसे थोड़ा हट के है। दूसरे सब्जेक्ट जो हमने पढ़ रहे हैं अपन, वो सारे ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या फिर पीडियाट्रिक, वो सारे के सारे हमारी बॉडी से रिलेटेड है। जिस पे हम बात जो कर रहे हैं वो हम बॉडी की नॉर्मल हेल्थ की बात कर रहे हैं, नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करते हैं, या फिर इलनेस की बात करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। रिसर्च ऐसा सब्जेक्ट है जो इनसे थोड़ा परे जाके है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना इंटरेस्ट से लेते हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्ट जगाते हैं तो फिर ये सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लगेगा, अदरवाइज ये फिर बोरियत पैदा जरूर करता है, क्योंकि अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के न तो रिसर्च पढ़ा जाएगा और न ही रिसर्च किया जाएगा। रिसर्च करना है तब भी उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट चाहिए और रिसर्च पढ़ना है तब भी उसमें इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन करिकुलम का पार्ट है बीएससी नर्सिंग में, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, इवन जीएनएम के स्टूडेंट्स में भी उनके पार्ट है, रिसर्च है। लेकिन बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में डिटेल से है। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ आपका क्लिनिकल प्रोजेक्ट है जिसका प्रोजेक्ट बनाना होता है, जबकि एमएससी नर्सिंग में आपका इसका डिसर्टेशन होता है। और इसके साथ कंपटीशन में, हर कंपटीशन में 2 से 4 क्वेश्चन होते हैं, वो रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के आते हैं। क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं लेकिन आपको समझना जरूरी होता है। अपन प्रारंभ करते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च क्या होता है। रिसर्च है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, 2 वर्ड से, री एंड सर्च। री एंड सर्च, री का मतलब होता है अगेन। री का क्या मीन होता है? री मीन अगेन। और सर्च मीन्स, सर्च का मीन क्या होता है? री का मीन होता है अगेन और सर्च का मीन होता है लुक फॉर समथिंग। सर्च का मीन क्या होता है? लुक फॉर समथिंग। अगर कोई चीज हमें पता होती है लेकिन उसके बारे में कुछ और चीज जानकारी हासिल करनी है, हमें जो नॉलेज एग्जिस्ट नहीं है, जो चीज हमें पता है और उसके बियॉन्ड कुछ और चीज जो पता नहीं है, उसको वापस से ढूंढना। जो पता है उसको फिर से ढूंढना और जो नहीं पता है उसको ढूंढना। रिसर्च है ना, दोबारा से ढूंढना। वंस अगेन लुक फॉर न्यू इंफॉर्मेशंस, एक बार फिर, again and again, once again, look for new information, look for new information। नई इंफॉर्मेशन के लिए हम अगर कोई कोशिश करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। इंक्वायरी फॉर द न्यू इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन के लिए बार बार इंक्वायरी करना क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। इज इट क्लियर? रिसर्च का मतलब फिर से सर्च करना, फिर से ढूंढिए, बार बार ढूंढिए, तो वो क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, रिसर्च इज डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। 2 चीजें, एक तो सिस्टमेटिक तरीके से होगी। रिसर्च कभी भी हाफाजार्ड मैनर में नहीं होगी कि कुछ भी हमने ढूंढ लिया, कुछ भी ऐसे नहीं होगा। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से होगी, एक साइंटिफिक प्रोसेस से होगी। सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस होगी किसके लिए? आंसर टू क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में पैदा हुआ है कि इसका क्या आंसर होगा या फिर इसका क्या जो परिणाम निकलेगा,
किसी चीज का आपके दिमाग में जो क्वेश्चन पैदा हुआ है, जो आप इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे थे, उस इंफॉर्मेशन का आंसर ढूंढने के लिए आप सिस्टमेटिकली कोई प्रोसेस यूज करते हैं, है ना। क्वेश्चंस अबाउट द फैक्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट, या दो फैक्ट के बीच में आप रिलेशनशिप ढूंढना चाह रहे थे, दो फैक्ट के बीच में, है ना। जैसे कि केएमसी और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के बीच में आप फैक्ट ढूंढना चाह रहे थे कि केएमसी से बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन पे या बच्चे के प्रीटर्म के जो बायोफिजियोलॉजिकल पैरामीटर है उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो केएमसी देने से पहले आप उसके बायोफिजियोलॉजिकल पैरामीटर देख लीजिएगा, ठीक है, और केएमसी देने के घंटे पर बाद में देख लीजिएगा। तो आपको जो डिफरेंसेस महसूस होगा, जो डिफरेंस आपको वहां पर मिलेगा आपको, तो वो क्या इफेक्ट बताएगा, ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप बताएगा। तो ऐसे कोई भी फैक्ट या कोई भी तथ्य जहां आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, उनका आप रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं, या फिर उसका आप कोई आंसर फाइंड करना चाह रहे हैं कोई क्वेश्चन का, तो उसका आंसर की फाइंड करने की जो सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस होती है वो रिसर्च कहलाती है। इट इज एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन सीकिंग आंसर टू अनआंसर्ड क्वेश्चन। ये एक ऐसी एक्टिविटी है, वो उन आंसर का आंसर ढूंढती है जिनका आंसर आपको अभी तक मिला नहीं है। उन आंसर को ढूंढने की जो प्रक्रिया है, सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द अनआंसर्ड क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको अभी तक नहीं मिला है, तो वो क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। ओके, एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस जो कि अनआंसर्ड क्वेश्चन का आंसर ढूंढती है, या किसी फैक्ट का क्वेश्चन का आंसर ढूंढती है, या किसी फैक्ट के बीच में रिलेशनशिप होती है, वो फाइंड करने की प्रक्रिया होती है। ओके, रिसर्च। दूसरी एक डेफिनेशन है जो कर्लिंजर ने 1986 में दी थी। रिसर्च इज डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग, डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग एंड रिलेटिंग और एस्टेब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ फिनोमेना। किसी फिनोमेना की एग्जिस्टेंस के बारे में उसको एक्सप्लोर करना, फिनोमेना को, उस फिनोमेना को डिस्क्राइब करना, मींस फिनोमेना कोई फैक्ट या कोई भी मेंटल इमेज जो आपने मेंटल क्वेश्चंस बना रखा है, उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करना, उसको डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, उन फिनोमेना को आपस में रिलेट करना, या फिर उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है उसको पता करना, क्या कहलाता है, द फैक्टर दैट कॉज द चेंज इन द फिनोमेना इन्फ्लुएंस द अदर फिनोमेना। और साथ ही साथ ये देखना कि एक फिनोमेना दूसरे फिनोमेना को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। इस तरह के सिस्टमेटिक जो इंक्वायरी होती है या सिस्टमेटिक जो प्रोसेस होती है, एक सिस्टमेटिक मेथड जो होता है, वो क्या कहलाता है, रिसर्च कहलाता है। मींस कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी या किसी फैक्ट या फिनोमेना के बारे में नई जानकारी हासिल करने की एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, सिस्टमेटिक मेथड जो होता है, एक विधिवत जो तरीका होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। ओके, एक और डेफिनेशन देखिए, रिसर्च डिफाइंड एज सिस्टमेटिक इंक्वायरी दैट यूज द डिसिप्लिन्ड मेथड टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का एक डिसिप्लिन्ड तरीका, ठीक है, सिस्टमेटिक मेथड, डिसिप्लिन्ड वे, साइंटिफिक मेथड, और द सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज टू डेवलप, रिसर्च का गोल क्या, फाइनल गोल क्या है, टू डेवलप, डिफाइन, रिफाइन और एक्सपांड अ बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर ए डिसिप्लिन। किसी भी फैक्ट का या क्वेश्चन का, उसके बारे में उसका आंसर ढूंढना, और आंसर ढूंढने से अल्टीमेट गोल आपका क्या जो होता है, फुलफिल होता है कि आप अपने नॉलेज को डेवलप करते हैं, या फिर उस चीज को डिफाइन करते हैं, या उस नॉलेज को आप रिफाइन करते हैं जो पहले से है उसमें सुधार करते हैं, या अपने बॉडी ऑफ नॉलेज को एक्सपांड करते हैं। ये अल्टीमेटली रिसर्च का गोल होता है। उस मीन्स हम या तो अपने नॉलेज को डेवलप करते हैं, रिफाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं, या फिर नॉलेज को एक्सपांड करते हैं। ये रिसर्च का जो गोल होता है। और रिसर्च अल्टीमेटली क्या होता है, प्रोसेस होती है टू फाइंड द आंसर ऑफ द अनआंसर्ड क्वेश्चन और सॉल्व द प्रॉब्लम्स, है ना, जो प्रॉब्लम्स ही उनको सॉल्व करने का एक सिस्टमेटिक मेथड, सिस्टमेटिक प्रोसेस, साइंटिफिक मेथड जो होता है वो रिसर्च कहलाता है। ओके, चलो ठीक है, देखिए आगे रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च की अगर बात करें तो रिसर्च होता है वो दो प्रकार का होता है मेनली, एक तो बेस्ड ऑन अप्रोच के बेस पे और दूसरा होता है पर्पस के बेस पे। एक तो होता है अप्रोच के बेस पे और दूसरा पर्पस के बेस पे। अप्रोच के बेस पे दो प्रकार का होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, और पर्पस के बेस पे दो प्रकार का होता है, बेसिक अप्रोच एंड अप्लाइड अप्रोच। ओके, पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए, फिर इनको डिस्क्राइब वापस डिटेल से देखेंगे अपन। दो प्रकार का रिसर्च, दो अप्रोच होगी। बेस्ड ऑन अप्रोच, अप्रोच के आधार पे हम किस तरह से कौन से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन की जो अप्रोच है उसके आधार पे जो है हमारी रिसर्च की जो अप्रोच है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच है या फिर क्वालिटेटिव अप्रोच है। ठीक है, अप्रोच के बेस पे क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। ठीक है, और
पर्पज के बेस पे क्यों कर रहे हैं हम रिसर्च, उसमें एक तो बेसिक पर्पज होता है और दूसरा अप्लाइड पर्पज होता है। ठीक है, बेसिक पर्पज और अप्लाइड पर्पज। ठीक है, चलो अब पहला देखते हैं। पहला है जो अप्रोच के बेस पे था, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च वो होती है जिसमें जो डेटा कलेक्शन होगा, वो डेटा कलेक्शन किस में होगा, डेटा कलेक्शन नंबर्स में होगा। डेटा कलेक्शन किस में होगा, डेटा कलेक्शन इन नंबर्स। वो अप्रोच, डेटा कलेक्शन की अप्रोच जिसमें आप डेटा जो मिलेगा वो आपको नंबर्स में मिलेगा, तो उसको आप क्या कहेंगे, जो उसकी कौन सी अप्रोच होगी, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच होगी। डेटा कलेक्शन होगा, डेटा का मेजरमेंट होगा, डेटा का एनालिसिस होगा। डेटा कलेक्शन, डेटा का मेजरमेंट एंड डेटा का जो एनालिसिस है वो किस में होता है, वो एनालिसिस है वो नंबर्स में होगा। किस में होगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर होगा, नंबर्स में होगा, परसेंटेज के अंदर होगा, रेशियो में होगा, मींस जिसका कोई ना कोई नंबर होगा, जिसको आप बता सकते हो कि ये इतने परसेंटेज है या ये रेशियो है या फिर ये रेट है। इस टाइप अगर किसी को डिस्क्राइब कर सकते हो तो वो कौन सी होती है, क्वांटिटी अप्रोच है। जैसे कि किसी का नॉलेज है ना, स्कोर जो है, नॉलेज स्कोर, ठीक है, आपने कोई टेस्ट लिया तो टेस्ट के बाद आपको क्या पता लगा कि इनका जो नॉलेज स्कोर है वो 70 एवरेज है, वो 75% है, या एवरेज 80% है, या ये लोग बिलो एवरेज जो है इनका एबो एवरेज है, या फिर इनका जो 40% आया स्कोर। तो ये आपने नंबर्स दिया ना, ठीक है। या किसी में इंसिडेंस रेट थी कितनी थी, या फिर डेथ रेट थी, जैसे ना न्यूबॉर्न डेथ रेट कितनी है, आईएमआर कितनी है, एमएमआर कितनी है। तो ये क्या है, ये जो नंबर्स है, कोई डेटा जो है वो नंबर्स में मेजर होता है, नंबर्स में एक्सप्लेन होता है। तो ऐसी रिसर्च जिसमें होता है ना, कई बार सर्वे आता है तो उसमें कहते हैं इतने परसेंट लोगों की ओपिनियन ये है, इतने परसेंटेज लोगों की ओपिनियन ये है, ये इतने परसेंटेज लोग होते हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इतने परसेंटेज लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर इस टाइप के सर्वे होते हैं तो वो भी किस में आते हैं, नंबर्स में आते हैं। जब कोई भी रिसर्च अपने फिगर्स को, अपने जो डेटा को, अपने एनालिसिस को नंबर्स में रिप्रेजेंट करे तो उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, है ना, तो एग्जाम्पल अगर देखें टू फाइंड आउट, जैसे ना अगर इसका कोई, अगर अपन एग्जाम्पल देखना चाहें, ठीक है, तो जैसे द इंसिडेंस रेट, अ स्टडी टू फाइंड आउट इंसिडेंस rate of COVID-19 in under 5 children. अंडर 5 चिल्ड्रन, 5 साल से छोटे बच्चों में, 5 साल से छोटे बच्चों में कोविड-19 होने की, नए केस आने की क्या इंसिडेंस रेट है, नए केस आने की क्या इंसिडेंस रेट है। हालांकि अभी नहीं है, बट जब था एक बन सकता है, ऐसे किसी और डिजीज के लिए भी बन सकता है। इंसिडेंस रेट निमोनिया बन सकती है, इंसिडेंस रेट ऑफ कोई दूसरी डिजीज के लिए बन सकती है ना, ट्यूबरक्लोसिस के लिए बन सकती है। ठीक है, तो अंडर 5 चिल्ड्रन के अंदर जो इंसिडेंस रेट है वो इससे पता करना है ना। तो ये क्या कहलाती है, एक टाइप की ऐसी स्टडी है जो बताती है आपके क्वांटिटेटिव वैल्यू को बताती है। तो अगर जब क्वांटिटेटिव वैल्यू पता करने के लिए अपन कोई रिसर्च करते हैं तो उसको कहते हैं, नंबर से पता करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का मीन क्या होता है कि जब आप रिसर्च करेंगे तो उसके जो डेटा होंगे वो डेटा आपका किस में आएगा, वो आपका नंबर्स की बजाय वर्ड्स में आएगा। किस में आएगा वो आपका एक्सप्लेनेटरी जो होगा वो डेटा होगा। आप उस डेटा को नंबर्स में नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर या इमोशंस है, आप इमोशंस को कैसे परसेंटेज बताओगे कि इमोशन इतने परसेंटेज ऐसा था, नहीं बता सकते ना। तो उसका इमोशंस आप ऐसे बता सकते हो कि इमोशन उसकी जो फीलिंग्स है वो जो एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, वो जो उसकी वर्ड्स में बताएगा ना, उसी वर्ड्स के रूप में आप उसको डिस्क्राइब कर पाओगे, उसको बता पाओगे, उसको नंबर्स में, फिगर्स में आप नहीं प्रेजेंट कर सकते। इसलिए उस डेटा को क्या कहते हैं, उस स्टडी को कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। तो इसमें जो होती है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है ह्यूमन बिहेवियर की। तो इसमें क्या होता है, इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब आपको कोई ह्यूमन बिहेवियर की
इन डेप्थ स्टडी करनी हो तो हम कौन सा रिसर्च यूज करते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है अंडरस्टैंड द इमोशनल स्ट्रगल ना, अंडरस्टैंड स्टडी है ना, ऐसा लिख सकते हैं, स्टडी टू अंडरस्टैंड द इमोशनल स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल एंड कॉपिंग मैकेनिज्म ऑफ कैंसर पेशेंट, मैकेनिज्म ऑफ कैंसर पेशेंट ड्यूरिंग कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट ने क्या इमोशनल स्ट्रगल किया और वो किस तरह से कोऑपरेट कर रहा था। अगर ये समझना है आपको तो आपके पास नंबर्स में डेटा नहीं आएगा, पेशेंट जैसा एक्सप्लेन करेगा वर्ड्स के अंदर वो डेटा आपको मिलेगा। तो इन डेप्थ स्टडी होती है और डेटा होता है वो किस में होता है? डेटा होता है वो किस में होता है? वर्ड्स के अंदर होता है। किस में होता है? वर्ड्स में होता है, टेक्स्ट में होता है। आपका डेटा आपको शब्दों के रूप में मिलेगा। तो ऐसा जब कोई डेटा कलेक्शन करना हो तो कौन सी स्टडी कहलाती है? वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। जब डेटा नंबर्स में कलेक्ट करना हो तो क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है ना, और जब वर्ड्स में कलेक्ट करना हो तो फिर वो क्वालिटेटिव अप्रोच होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है, ये तो कौन से टाइप के आधार पे हो गया? ये तो हो गया अप्रोच के बेस पे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। दूसरा कौन सा है? पर्पस की बेस पे, बेसिक और अप्लाइड। बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च का मतलब होता है जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज है उसको, मीन्स आपका जो पर्पस क्या है ना, नॉलेज की रिसर्च क्यों कर रहे हो? रिसर्च हम इसलिए सिर्फ कर रहे हैं कि हमारा नॉलेज इनहांस हो, टू इंक्रीज द फंडामेंटल नॉलेज। ठीक है, किसके लिए? बेसिक रिसर्च का जो पर्पस होता है क्या होता है? टू इंक्रीज फंडामेंटल बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज, आपको अपना नॉलेज इंप्रूव करना है। क्या करना है? आप अपने नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए जिस टाइप की रिसर्च करते हैं वो क्या कहलाती है? बेसिक रिसर्च कहलाती है। ठीक है, इसमें कुछ डिस्कवरी करते हैं हम। क्या करते हैं? कुछ डिस्कवरी करते हैं और डिस्कवरी से क्या होता है? नॉलेज एनहांस होता है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होती है ना, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्यूशन इसके अंदर नो इमीडिएट यूज, इसका कोई अभी इमीडिएट यूज नहीं है, इसका नो इमीडिएट यूज। सिर्फ और सिर्फ जो है नॉलेज जो है इनहांस करने के लिए, नॉलेज इनहांस करने के लिए रिसर्च करते हैं तो उसको कहते हैं बेसिक रिसर्च। ओके, ठीक है, तो बेसिक रिसर्च जिसका पर्पस क्या होता है? नॉलेज इनहांस करना, फंडामेंटल बॉडी ऑफ नॉलेज को इंप्रूव करना, और इसका इमीडिएट कोई भी यूज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें है ना, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन म्यूटेशन का इफेक्ट देखना था सेल डिवीजन, है ना, टू असेस द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन म्यूटेशन ऑन सेल डिवीजन, है ना। एग्जांपल, असेस द इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन म्यूटेशन ऑन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पर किसी विशेष प्रोटीन के म्यूटेशन का कोई क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, हालांकि एक नर्सिंग का पार्ट नहीं है बट एक रिसर्च का एग्जांपल है कि कोई प्रोटीन का म्यूटेशन हुआ है तो उसका सेल डिवीजन पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो उसको जब अपन स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो इसका कोई इमीडिएट यूज नहीं है, लॉन्ग टर्म यूज होगा, नॉलेज एनहांस हो रहा है। ऐसे कैसे हम अपने नर्सिंग के क्षेत्र में भी कुछ रिसर्च है वो करें और उसका मकसद क्या रहे? सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी ऑफ नॉलेज को एक्सपांड करना रहे, ज्ञान की वृद्धि जो है वो पर्पज है। अगर ऐसा है तो वो कौन सा रिसर्च कहलाता है? दैट इज द बेसिक रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वो होती है वो सॉल्विंग द इमीडिएट प्रॉब्लम। ये किस लिए कहता है? इसका जो पर्पज होता है वो क्या होता है? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। तुरंत किसी की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है
इमीडिएट किसी की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो हम क्या कौन सी रिसर्च यूज करते हैं? अप्लाइड रिसर्च काम में लेते हैं। इसका प्रैक्टिकल यूज होता है ना, क्या होता है इसका? प्रैक्टिकल यूज होता है। जब आप प्रैक्टिकल क्लिनिकल में काम करते हैं, है ना, उस समय आपको कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में अराइज होता है और उसके रिगार्डिंग आप तुरंत उसमें रिसर्च करते हैं। तो फिर आप क्या देख रहे हैं? इसका जो है वो अप्लाइड रिसर्च है वो कर रहे हैं, है ना। प्रैक्टिकल यूज होता है इसका, तुरंत इमीडिएट इसका यूज होता है। इमीडिएट सॉल्यूशंस ये ढूंढना है, प्रॉब्लम के इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें, है ना, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, इफेक्ट ऑफ वाटर बेड, कंपैरिजन ऑफ या इफेक्ट ऑफ वाटर बेड, इफेक्ट ऑफ वाटर बेड मैट्रेस या वाटर मैट्रेस, इफेक्ट ऑफ वाटर मैट्रेस ऑन प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर। पेशेंट आईसीयू में भर्ती है और वहां पर बेड सोर हो रहे हैं, और बेड सोर रोकने के लिए आपने वाटर मैट्रेस लगा के देखा कि इसका कितना फायदा होता है, या फिर आपने एयर मैट्रेस लगा के देखा उसका कितना फायदा होता है। ठीक है ना, तो आपने तुरंत कोई क्लिनिकल सिनेरियो में कोई प्रैक्टिस जो है वो बदल के देखी, ठीक है, तो उसका तुरंत आपको रिजल्ट जो चाहिए, है ना, कोई प्रैक्टिस है ना, जिसका तुरंत आपको काम में लेना है, इमीडिएट सॉल्यूशंस लेना है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो रिसर्च कहलाती है, अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के मेथड कौन से हैं? रिसर्च जो मेथड है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है साइंटिफिक मेथड। कौन सा होता है? साइंटिफिक मेथड होता है, और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव मेथड। दो टाइप के रिसर्च होते हैं, साइंटिफिक मेथड और कंस्ट्रक्टिव मेथड। साइंटिफिक मेथड हमेशा होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में काम लिया जाता है। किस में काम लेते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च में काम लेते हैं। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्टिव मेथड होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में काम लेते हैं। ये बात याद रखना, क्वालिटेटिव रिसर्च में जनरली हम कंस्ट्रक्टिव मेथड काम लेते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम कौन सा मेथड काम लेते हैं? साइंटिफिक मेथड होता है वो काम में लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो साइंटिफिक मेथड है वो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर एक फिक्स्ड पैटर्न जो होता है उस सिस्टम से चलते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च होता है तो उस समय के अनुसार वहां पर परिवर्तन करने पड़ सकते हैं, उसमें चेंजेस लाने पड़ सकते हैं। तो वो कौन सा होता है? कंस्ट्रक्टिव मेथड होता है, और इस टाइप का क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ये चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो दो मेथड हो गए, साइंटिफिक मेथड और दूसरा कौन सा हो गया? कंस्ट्रक्टिव मेथड। पहला आता है साइंटिफिक मेथड, है ना। इससे पहले एक चीज और रखी, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। जब आप साइंटिफिक मेथड यूज करते हो तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है। क्या होता है पहला स्टेप? ऑब्जर्वेशन। पहला स्टेप कौन सा होगा? आप कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे। पहला स्टेप कौन सा होगा? ऑब्जर्वेशन। पहला स्टेप ऑब्जर्व किया आपने। प्रस्तुतियों को ऑब्जर्व करने के बाद आपके दिमाग में क्या हुआ? एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ। उसके बाद क्या आया? कोई ना कोई डेफिनेटली आपके दिमाग में क्या आएगा? क्वेश्चन होगा, वो जनरेट होगा। क्या होगा? प्रस्तुतियों को ऑब्जर्व करने के बाद क्या होगा? आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, वो जनरेट होगा। क्वेश्चन जब जनरेट होगा तो आपके दिमाग में क्या बनेगी? उसको लेकर कोई हाइपोथेसिस जनरेट होगी। क्या होगी? उसको लेकर कोई हाइपोथेसिस, कोई परिकल्पना कोई दिमाग में आएगी कि इसके बीच में या तो ये रिलेशनशिप है या फिर ये रिलेशनशिप है, या तो है रिलेशनशिप या फिर नहीं है, या फिर इनका एसोसिएशन है या फिर नहीं है। इस टाइप की कोई इनके दिमाग में अंदर आपकी परिकल्पना पैदा होगी, हाइपोथेसिस जनरेट होगी। जब आप हाइपोथेसिस जनरेट होगी तो फिर आप क्या करोगे? उसका एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या करोगे उसके साथ? जब ऐसा होगा तो आप उस पर क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे? उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि क्या हाइपोथेसिस है वो जो है उसके अकॉर्डिंग कोई रिलेशनशिप है या फिर नहीं है। जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंट में बाद आपको डेटा मिलेंगे। उन डेटा का आप क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। डेटा का क्या करेंगे आप? एनालिसिस करेंगे, राइट। डेटा का एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस से आपको क्या मिलेगा?
कंक्लूजन होगा, डेटा का कंक्लूजन मिलेगा। डेटा को जब एनालिसिस करोगे तो क्या करोगे आपको कंक्लूजन मीन्स कोई न कोई निष्कर्ष होगा वो निकलेगा, और निष्कर्ष निकलने के बाद हम उसका क्या करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट। हम रिजल्ट है वो अगर यूजफुल है तो हम सबको बताएंगे कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट। तो जो साइंटिफिक जो मेथड है वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहला जो होगा वो ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट जो है वो कौन सा होगा, ऑब्जर्वेशन टाइप का होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में क्या आएगा, पहले कंडीशन को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करते ही आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन पैदा होगा, क्या होगा, कोई न कोई क्वेश्चन होगा वो जनरेट होगा। जब क्वेश्चन जनरेट होगा आपके दिमाग के अंदर, क्वेश्चन जनरेट होगा, तो क्वेश्चन के बाद क्या बनेगी, उसके बाद उसकी हाइपोथेसिस बनेगी। क्या बनेगी, उसकी हाइपोथेसिस बनेगी। और जब उसकी हाइपोथेसिस बन गई तो फिर हाइपोथेसिस बनने के बाद उसको हाइपोथेसिस क्या करेंगे आप, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस पर टेस्ट करेंगे, है ना, क्या करेंगे, उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करके उस पर टेस्ट करेंगे। जो टेस्ट करेंगे तो टेस्ट के बाद डेटा मिलेगा, तो डेटा का आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डेटा को आप एनालाइज करेंगे। और जब डेटा का एनालिसिस होगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा, डेटा का रिजल्ट मिलने के बाद उसका आप कंक्लूजन निकाल लोगे, और कंक्लूजन निकालने के बाद आप क्या करेंगे, उस रिजल्ट को कम्युनिकेट कर देंगे, रिजल्ट का कम्युनिकेशन कर देंगे। तो इस तरह से क्या बन जाएगी, एक सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया चलेगी। तो इस टाइप का मेथड क्या कहलाता है, साइंटिफिक मेथड कहलाता है। ये स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक मेथड के। अब इस साइंटिफिक मेथड की कुछ खास बातें होती है, साइंटिफिक मेथड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं साइंटिफिक मेथड के, साइंटिफिक मेथड का पहला कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये सिस्टमैटिक होता है। ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है, हमेशा सिस्टमैटिक होता है, ध्यान रखना। साइंटिफिक मेथड ऑलवेज क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है। मींस आपने देखा 6-7 स्टेप होते हैं, वैसे लेने पड़ते हैं। इसमें सिचुएशन कंट्रोल होती है, आप बाहरी चीज को प्रभावित नहीं होने देते हैं, बाहरी फैक्टर को इस पे हावी नहीं होने देते हैं। इसमें इसकी जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बाहरी किसी भी फैक्टर को इस पर हावी नहीं होने देते हैं, बाहरी फैक्टर को हम कंट्रोल करके रखते हैं। जो चीज हमें असेस करनी है उसी फैक्टर को हम उस पर अप्लाई करते हैं। इंपेरिकल एविडेंस मींस प्रैक्टिकली एविडेंस, बिल्कुल डेटा हम, इंपेरिकल मींस प्रैक्टिकल एविडेंस, साक्ष्य के साथ। साइंटिफिक मेथड के अंदर साक्ष्य के साथ बात होगी, मींस जो एविडेंस जो मिलेगा उस एविडेंस को हम, जो डेटा मिलेगा उसी डेटा को टेस्ट करके रिजल्ट को बताते हैं। एविडेंस आधारित होता है ये, बिल्कुल मॉरल जो होता है ना, जैसे आपने बना लिया इस टाइप से कि जजमेंट जो है वो दे दिया कि ऐसा ही होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जो डेटा बता रहा है वो रिजल्ट होगा। तो प्रैक्टिकल इंपेरिकल एविडेंस होता है इसके अंदर। इसमें होती है इन्फॉर्मेशन, होती है वो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है, मींस ये क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है। कैसी होती है, क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और इस टाइप की जो डेटा मिलेंगे आपको, कोई साइंटिफिक तरीके से किया हुआ अगर रिसर्च है तो उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज मींस आप उन डेटा को आप पब्लिश कर सकते हैं, आप उस रिसर्च को पब्लिश कर सकते हैं कि, और ये डेटा क्या होता है, साइंटिफिकली जब किया हुआ रिसर्च है तो ये ज्यादा ऑथेंटिक होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, इसको पब्लिश करा सकते हैं। इसका जो होगा वो सबके लिए इसका डेटा, मींस जनरलाइजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आपने यहां पर अगर सिस्टमेटिकली रिसर्च किया है तो किसी और जगह करेंगे तब भी वही रिजल्ट आएगा, मींस सबके लिए समान रूप से ये रिजल्ट लागू होगा। तो इसकी जो खास बात होती है कि इस प्रकार के जब रिसर्च होते हैं तो जनरलाइजेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, अच्छी होती है, उसकी जनरलाइजेबिलिटी पॉसिबल होती है। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक डेटा होता है, कंट्रोल्ड डेटा कलेक्शन होता है, इंपेरिकल एविडेंस होता है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है, और इसकी जनरलाइजेबिलिटी होती है, इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है इसकी। ठीक है, पर इसकी लिमिटेशंस क्या है, अगर इसकी लिमिटेशंस की बात करें, इसमें क्या क्या इसमें कमियां रह जाती है। इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो पहली इसमें होती है मॉरल और इथिकल प्रॉब्लम्स होती है। कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर आपको ये रिसर्च करना संभव नहीं होता है, वहां पर इथिकल इश्यू आते हैं, मींस उनके एथिक्स को हम कहीं ना कहीं हार्म करते हैं, एथिकली वो सही नहीं होता है।
जैसे आप किसी पर किसी मेडिसिन की इफेक्टिविटी देखना चाह रहे थे, नई मेडिसिन आई, उसमें आप ह्यूमन पे आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो एथिकल इशू तो आ रहा है ना कि हो सकता है उसको कोई फायदे की बजाय नुकसान हो रहा हो। अगर ऐसा है तो इस समय ऐसे कुछ रिसर्च होते हैं जहां पर ये रिसर्च होती है वो फेल है, रिसर्च है वो काम की नहीं है, वहां पर लिमिटेशंस की कमियां हैं। जहां साइंटिफिकली हम करना चाह रहे हैं उससे, तो उस वे से अपन नहीं कर पाते, वहां पर मॉरल और इथिकल प्रॉब्लम भी आती है। या आप किसी रिसर्च जो पीड़ित पक्ष है और उसकी डेटा कलेक्शन करने जा रहे हैं, तो भी आप क्या कर रहे हैं, वहां पर उसके साथ कुछ मॉरल इश्यूज जो है वो पैदा कर रहे हैं। ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी ये कहाँ काम का नहीं है, ये जहां पर ह्यूमन बिहेवियर की बात आती है वहां पर ये जो है स्टडी है वो फेल हो जाती है। मींस आप साइंटिफिकली ह्यूमन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड करना इस रिसर्च के माध्यम से संभव नहीं है, वहां पर ये पॉसिबल नहीं हो पाती। मेजरमेंट प्रॉब्लम, जो ह्यूमन बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, फिर उसको मेजर भी नहीं कर पाता, मेजरमेंट की उसकी प्रॉब्लम है, वहां पर ये मेजर कुछ ऐसे इशू आते हैं, कुछ ऐसे रिसर्च आएंगे जहां पर साइंटिफिक मेथड है वो मेजर नहीं कर पाता, उन वर्ड्स को मेजर नहीं कर पाता। एंड एक्सटर्नल वेरिएबल्स कंट्रोल प्रॉब्लम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप कितना भी कर लो, आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक था कि आप बाहरी चीजों सबको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करके फिर रिसर्च करते हैं, आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करके फिर रिसर्च करते हैं। ठीक है, आप किसी का नॉलेज असेस करना था, जैसे मुझे आपका नॉलेज असेस करना था अबाउट सोशल मीडिया एडिक्शन, है ना, सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में मुझे आपकी जो नॉलेज है पता करनी थी। ठीक है, या मुझे आपका एटीट्यूड पता करना था सोशल मीडिया के बारे में। ठीक है, अब सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में मुझे पता करना था, लेकिन आप सारी चीज बता ही दोगे मुझे, मैं पूछ रहा हूं ये सही से बता दो कि ये कैसे पॉसिबल है, ये ना ह्यूमन बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर नहीं पता, आप सारी चीजें नहीं बताओगे, फेल हो जाएगा वहां पर मेरा ये, है ना, साइंटिफिक मेथड, है ना, मेजर नहीं कर पाऊंगा मैं उस चीज को। दूसरी, मुझे आपका नॉलेज पता करना था, ठीक है, और जो नॉलेज था कि, है ना, मुझे आइडियली पता करना था, ठीक है, लेकिन आप सोशल मीडिया के बारे में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नॉलेज पता करना था, निडल स्टिक इंजरी के बारे में। ठीक है, अब निडल स्टिक इंजरी के बारे में मुझे आपकी नॉलेज का लेवल था वो पता करना था, मैंने आपको कोई था वो टेस्ट दे दिया। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपने कल ही कोई दूसरी इसके बारे में आपने कुछ कहीं पढ़ लिया हो, या फिर आप कल कोई निडल स्टिक इंजरी कोई हुई हो और उसके बारे में उस टाइम जानकारी हासिल कर लो, तो उसमें क्या आपका नॉलेज होगा वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उसमें बाहरी वेरिएबल में उसको कैसे कंट्रोल करूं। अब आपने कहीं और से इसको पढ़ लिया, आपको पता लग गया कि कल हमारा जो है वो टेस्ट जो इसके बारे में होगा निडल स्टिक इंजरी के बारे में, तो आपने क्या किया, बैठ के कहीं गूगल से सर्च कर लिया और आपने गूगल करके उसको आपने डेटा जो थे वो पढ़ लिए और आपने जानकारी हासिल कर ली और कल टेस्ट में जो था वो अच्छा स्कोर करके आ गए। ठीक है, तो अब मुझे रिजल्ट मिला उसमें तो क्या मिला कि उन स्टूडेंट्स का नॉलेज है वो निडल स्टिक इंजरी के बारे में बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन वैसे तो क्या था, जो पार्टिसिपेंट थे उनका तो नॉलेज अच्छा था, लेकिन दूसरों का रियल कंडीशन क्या है नहीं पता था, उनका नॉलेज बड़ा कम था। तो ऐसे क्या होता है कि कुछ एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं वो कंट्रोल में नहीं किए जा सकते, संभव नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस होती है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव मेथड एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। जो कंस्ट्रक्टिव मेथड होता है में जहां पर साइंटिफिक मेथड यूज नहीं कर पाते हैं अपन, जहां पर हमें ऑन द साइट जिस फील्ड में एंट्री करके वहीं पर हमें जो होता है वो रिसर्च करना होता है, क्वालिटेटिव जब रिसर्च करना होता है तो उस समय अपन यूज करते हैं। तो इस समय क्या होता है, ये रिसर्च हमेशा क्या होता है, नेचुरल सेटिंग में होता है। मीन्स जिस जगह रिसर्च करना है वहीं पर ये जो उसकी प्लानिंग बनेगी और वहीं पर ये आगे जो होगी फर्दर चलती रहेगी। इसमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कलेक्शन की जाती है, गहराई से इंफॉर्मेशन होती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में कलेक्ट की जाती है। एनालिसिस प्रोग्रेस कंकरेंटली, जैसे जैसे रिसर्च होता जाएगा वैसे वैसे एनालिसिस कंटिन्यूस चलेगा इसकी ऐसा नहीं है कि जैसे उसमें साइंटिफिक में था ना, सारा डेटा कलेक्शन कर दिया फिर एनालिसिस किया, ऐसा नहीं। इसमें डेटा कलेक्शन और एनालिसिस कंटिन्यूस चलता है ना, कंकरेंटली एक साथ चलता रहता है। और इसमें सैंपल साइज होती है हमेशा स्मॉल होती है, कम साइज के। बहुत ज़्यादा सैंपल ले लिए ना, आपको लोगों का इमोशंस पता करना था या लोगों का किस चीज़ के बारे में जो है वो जैसे कोई फ्लड विक्टिम्स थे, बाढ़ के पीड़ित लोग थे, है ना, या भूकंप से पीड़ित थे, और वहाँ जाके आप उनके पूछ रहे हो, उनके हालचाल पूछ रहे हो, उनसे डेटा कलेक्शन कर रहे हो, उनके जो
जो इमोशनल ट्रोमा है उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो, ठीक है, और आपने बहुत सारे सैंपल ले लिए, तो आप किस किस का सैंपल जो है डेटा कलेक्शन करोगे, नहीं संभव होगा, ठीक है। या कोई पेशेंट है, ट्रॉमेटाइज्ड पेशेंट है और उसके लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इलनेस का पेशेंट है और उसकी जो एक्सपीरियंसेस आप जानना चाह रहे हो कि किस तरह से वो सफ़र करते हैं, ठीक है, कैसी कैसी उसकी कंडीशन होती है, लॉन्ग टर्म तक आपको डेटा कलेक्शन करना पड़ता है उसका, तो उसमें आपका लार्ज सैंपल साइज नहीं पॉसिबल है। इसलिए इसमें सैंपल साइज क्या होता है जिस पे आपको डेटा कलेक्शन करना है वो छोटा होता है, स्मॉल सैंपल साइज होता है, ठीक है। तो ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। नेचुरल सेटिंग में होता है, इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन होती है, एनालिसिस होता है, वो डेटा कलेक्शन के साथ साथ प्रोग्रेस करता है, और स्मॉल सैंपल साइज होता है, ठीक। इसके भी कुछ लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशन ये है कि इसमें कोई एग्जैक्ट टूल नहीं होता, फेलिएबल ऑफ टूल्स है ना, कि आप एग्जैक्ट टूल नहीं बना पाते है ना, क्योंकि डेटा कलेक्शन करना है वहां पर कैसी परिस्थिति है, तो उसका एग्जैक्टली टूल वहां पर आपके पास नहीं होता है, फेलिएबल ऑफ टूल्स होता है, ये इसकी लिमिटेशन है। मीन्स टूल क्या है यहाँ पर, टूल का मतलब वो चीज जिससे आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो। जैसे आपको किसी की इन्फॉर्मेशन लेने नॉलेज पता करना है तो हम क्या कहते हैं, क्वेश्चनियर देते हैं, क्वेश्चन पेपर देते हैं। अगर आपको मुझे स्किल्स पता करनी है तो आपको मैं चेकलिस्ट जो होगा उससे यूज करूंगा। मुझे एटीट्यूड पता करना है तो मैं लेकर्ट स्केल पता करूंगा। किसी का पेन पता करना है ना, तो पेन की स्केल काम आती है। बीपी मेजर करना है तो हम क्या करें, बीपी इंस्ट्रूमेंट काम लेते हैं। तो ऐसे ही है ना, टूल उनके इमोशंस कलेक्शन करने हैं, कैसे कौन से टूल काम लोगे आप, ठीक है। तो वहां पर एग्जैक्टली टूल सबके लिए वो होता है, वो पर्याप्त जो होता है वो बना नहीं पाते हैं, उसका फेलिएबल ऑफ टूल्स होता है। एग्जैक्टली टूल जैसा चाहिए वैसा फ्रेम करना बड़ा मुश्किल होता है इसमें। सब्जेक्टिविटी ऑफ द कंस्ट्रक्ट इन कंस्ट्रक्टिव इंक्वायरी, इसकी प्रॉब्लम है एक सब्जेक्टिविटी। जो इंक्वायरी में जो रिजल्ट मिला ना आपको, जो मिलेगा ना, वो सब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी मीन क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई एक व्यक्ति है वो अपने इमोशंस को किस रूप में बताएगा, दूसरा किस रूप में बताएगा, और फिर जिसने कलेक्शन किया है डेटा का, उसने डेटा को किस हिसाब से परसीव किया है उसको। तो अगर मैं डेटा कलेक्शन कर रहा हूं तो मैं किस हिसाब से परसीव कर रहा हूं, अगर कोई दूसरा पर्सन जाके कलेक्शन कर रहा है तो उसको वो किस हिसाब से परसीव कर रहा है। तो उन डेटा कलेक्शन में जो वर्डिंग्स आ रही है और जो परसेप्शन जो जिस हिसाब से कलेक्शन किया जा रहा है वो वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। और जब डेटा कलेक्शन वेरी करेगा तो रिजल्ट डेफिनेटली वेरी करेगा ना। तो इसमें क्या होती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती। ऑब्जेक्टिविटी वो होती है ना, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें सबका एक ही आंसर होता है, चाहे चेक करने वाला कोई भी हो, सबका आंसर चेक करने वाला कोई भी हो, अगर सही है तो बी सही है तो बी सही रहेगा, गलत है तो गलत ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता इसमें हर एक पर्सन जो डेटा कलेक्शन कर रहा है उसकी भी डिफरेंट ओपिनियन बन जाती है, और डेटा जो दे रहा है उसकी भी डिफरेंट ओपिनियन होती है। आप आज पूछ रहे हो कुछ और वर्ड बताएगा, कल पूछ रहे हो तो कुछ और वर्ड्स बताए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, जो वर्ड्स एक्सप्लेनिंग जो होती है ना वो डिफरेंट हो जाती है, और इसकी वजह से डेटा एक जैसे नहीं रहते हैं, और इसकी वजह से इसकी ऑथेंटिसिटी होती है वो कम हो जाती है। देन जनरलाइजेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स होती है, वो इसमें इश्यू है इसका। मींस इसको जो है वो इसकी जनरलाइजेबिलिटी की जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है कम, क्योंकि इसमें जो डेटा की जो सब्जेक्टिविटी होती है ना, तो इसकी जनरलाइजेबिलिटी होती है वो पॉसिबल होती है, बट इतनी पॉसिबल जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है ना। इसकी जो फाइंडिंग्स होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हम उसको जनरलाइज कर सकें। जो यहाँ के लोगों के फाइंडिंग्स है वो वहां भी दूसरी जगह भी जाएंगे तो वही रिजल्ट मिलेगा, ऐसा संभव होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए क्या होती है, इसकी जनरलाइजेबिलिटी होती है वो क्वेश्चनेबल होती है, इस पर क्वेश्चन लगता है। नेक्स्ट जो है, एक गुड रिसर्च किसको कहेंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसर्च, एक अच्छा रिसर्च किसको कहेंगे। एक गुड रिसर्च वो होता है जो क्या होता है, ऑर्डरली और सिस्टमेटिक होता है। कौन सा होता है, गुड रिसर्च वो होता है जो एक ऑर्डरली होता है और सिस्टमेटिक होता है। एक ऑर्डरली और सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करता है, वो कौन सा होता है, एक गुड रिसर्च होता है। गुड रिसर्च वो होता है जो करंट प्रोफेशनल इश्यू पे, जो अभी की जो प्रॉब्लम है ना, अप्लाइड जो प्रॉब्लम है ना, उस पे काम करना है, ठीक है। मींस हम बेसिक नॉलेज इंप्रूव करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें जो तुरंत की प्रॉब्लम है ना उसको रिजॉल्व करना, और जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो ना उसके प्रोफेशनल इश्यू जो है उन पर रिसर्च करना, तो क्या होता है वो एक गुड रिसर्च में आता है ना, बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यू। किस पे होता है ये, बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इश्यू। जो करंट प्रोफेशनल इश्यू पर क्या होता है, ये आधारित होता है।
ये जब अपन रिसर्च करते हैं तो क्लियरली डिफाइंड पर्पज होता है कि अप्लाइड पर्पज है या फिर उसका बेसिक पर्पज है ना, क्लियरली डिफाइंड पर्पज होता है। तो रिसर्च जब भी करें तो उसका क्या होता है, क्लियरली डिफाइंड पर्पज होना चाहिए। और रिसर्च के एक अच्छा रिसर्च वही होता है जिसका पर्पज पहले से क्लियर हो, क्लियरली डिफाइंड पर्पज हो। और जो रिसर्च है वो क्या करता है, हमेशा डिफाइन एंड रिफाइन एंड एक्सपांड द नॉलेज, है ना, प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज पे जो होता है उसको डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपांड द प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज। किस पे एम्फेसिस करता है, एक गुड रिसर्च है वो एम्फेसाइज ऑन डेवलप एंड रिफाइन प्रोफेशनल बॉडी ऑफ नॉलेज। जो प्रोफेशनल नॉलेज है, बॉडी ऑफ नॉलेज, उसको डेवलप करना, उसको रिफाइन करना, उसको एक्सपांड करना, उस पर ध्यान जो अगर इस टाइप का होता है तो वो अच्छा रिसर्च होता है जो प्रोफेशनल नॉलेज को इंप्रूव करता है। ऐसा रिसर्च जिसकी जनरलाइजेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी जनरलाइजेबिलिटी पॉसिबल होती है, जनरलाइजेबिलिटी, जिसकी जनरलाइजेबिलिटी की जा सकती है वो क्या होता है, एक अच्छा रिसर्च होता है जो सबके लिए काम आता है। उसकी जो पब्लिकेशन होती है वो सबके लिए फिर काम आती है। ऐसा रिसर्च जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेस्टिंग थ्योरीज, जो थ्योरीज को टेस्टिंग करता है, डायरेक्टेड टुवर्ड टेस्टिंग थ्योरीज, जो थ्योरीज बेस्ड होता है। अगर वो कोई सिद्धांत थ्योरीज आधारित होता है तो वो अच्छा रिसर्च होता है, किसी थ्योरीज को फॉलो कर रहा है, किसी थ्योरीज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो वो अच्छा रिसर्च होता है, गुड रिसर्च कहा जाता है। ऐसा रिसर्च है ना, फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ करंट प्रॉब्लम, अगर कोई करंट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है ना, तो वो एक अच्छा रिसर्च होता है। फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ करंट प्रॉब्लम, तो वो क्या होता है, एक अच्छा रिसर्च होता है। ऐसा रिसर्च जो कि इंपेरिकल एविडेंस बेस्ड हो, कैसा हो, बेस्ड ऑन इंपेरिकल एविडेंस, बेस्ड ऑन इंपेरिकल एविडेंस मींस प्रैक्टिकली एविडेंस पर हो आधारित हो, इंपेरिकल एविडेंस। अगर प्रैक्टिकली डेटा कलेक्शन है और प्रैक्टिकली डेटा का आपके पास जो है एविडेंस है तो वो एक अच्छा रिसर्च माना जाता है, गुड रिसर्च माना जाता है। डेटा कलेक्शन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्शन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डेटा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कि जिसके पास जानकारी है उसी से ली जाए, या फिर एक व्यक्ति ने दूसरे को बताई और वहां से कलेक्शन किया तो वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जिसके पास प्राइमरीली जो आपका पार्टिसिपेंट है वहां से सीधी डेटा कलेक्शन क्या होता है, वो क्या होती है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमेशा ज्यादा रिलायबल होती है, इसलिए वो जो होता है रिसर्च भी क्या होता है, ज्यादा रिलायबल होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल प्रोसेस को फॉलो करता हो। कैसी हो, ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस, प्रोसेस कैसी हो, ऑब्जेक्टिव हो और लॉजिकल प्रोसेस हो, तार्किक प्रक्रिया अपनाई जाए, ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया अपनाई जाए, तो क्या होगा, वो रिसर्च क्या होगा, एक गुड रिसर्च होगा। एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी यूज की गई हो, अगर रिसर्च के हिसाब से एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी है, एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी है मींस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है या नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, कंपैरेटिव है, कोरिलेशनल है, किस टाइप का जो अप्रोच है वो काम ली जानी है। मेथड हमारे दो थे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अप्रोच हम क्या कौन सी यूज कर रहे हैं, हम कोई जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर हम कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम कोई कोरिलेशन देख रहे हैं, या फिर हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, या हम कोई सर्वे कर रहे हैं, या हम हिस्टोरिकल डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, किस टाइप की हम अप्रोच है वो यूज कर रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम किस टाइप का जो है अप्रोच, मेथड काम में ले रहे हैं, वो अपने को जो है अप्रोप्रिएट काम में लेनी होती। सैंपल साइज है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जैसे आप ब्लड सैंपल लेते हो, आप किसी भी जगह से लेंगे ब्लड सैंपल,
उसकी जो वैल्यू आएगी, जो टेस्ट करोगे तो उसमें वैल्यू आएगी, वो आप किसी भी जगह से लोगे सब में समान आएगी। ठीक ऐसे ही आप पॉपुलेशन में से जब डेटा लेंगे, सॉरी सैंपल लेंगे, तो सैंपल आप इतनी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए कि उनका जो रिजल्ट आएगा वो आप कभी भी कहीं भी किसी और जगह से अगर उस पॉपुलेशन में से वो सैंपल लेके करते हैं, दूसरे सैंपल लेके टेस्ट करते हैं, तब भी रिजल्ट वही रहना चाहिए। तो अगर इस टाइप का जो साइज होती है, हर एक स्टडी के लिए जो सैंपल साइज होती है वो एक सैंपल जो साइज कलेक्शन फॉर्मूला होता है उसके आधार पे हम कलेक्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितने सैंपल साइज होने चाहिए। तो सैंपल साइज एडिक्वेट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल साइज होनी चाहिए उसकी, ठीक है। देन जो टूल कलेक्शन के लिए जो डेटा कलेक्शन का टूल होता है वो वैलिड एंड रिलायबल टूल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वैलिड एंड रिलायबल टूल होना चाहिए। वैलिड एंड रिलायबल टूल होना चाहिए। वैलिड का मतलब क्या होता है? जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया है वही चीज मेजर करता है ना। द मेजर्स व्हाट इंटेंडेड टू बी मेजर, जो आपने मेजर करना चाह रहे हैं और वही मेजर करता है तो वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर थर्मोमीटर है और वो टेम्परेचर मेजर करता है तो इसका मतलब क्या है? वो वैलिड है। क्वेश्चनियर है, वो नॉलेज मेजर करता है तो इसका मतलब वैलिड है। बीपी इंस्ट्रूमेंट है, वो बीपी मेजर करता है तो वैलिड है। लेकिन बीपी इंस्ट्रूमेंट से आप हाइट मेजर करना चाह रहे हो तो उसके लिए वैलिड नहीं है। मींस हाइट मेजरमेंट है तो बीपी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं होगी, तो वो उसके लिए वैलिड टूल नहीं है। इज इट क्लियर कि जो चीज मेजर करना चाह रहे हैं तो वही चीज मेजर करता है तो वैलिड है। दूसरी बात होती है रिलायबल टूल। रिलायबल टूल का मतलब होता है कि आप बार बार अगर उसको यूज करेंगे, रिपीटेड यूज पर सेम रिजल्ट देता है। मींस एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और उसकी एक्यूरेसी कैसी है, कितना एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर आप टेम्परेचर माप रहे हैं और अभी पहली बार आपने लिया तो उस समय जो था वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आया और 10 मिनट बाद में लिया तब भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, अनलेस अंटिल कोई प्रॉब्लम ना हो। मींस कंडीशन वही रहेगी, जो परिस्थितियां हैं सर्कमस्टांसेस वही रहेगी, और जब वही रहती है तो उस समय अगर सेम रिजल्ट देता है, रिपीटेड रिजल्ट, मींस कंडीशन कंट्रोल होनी चाहिए, कंट्रोल्ड कंडीशन में सेम रिजल्ट अगर देता है तो वो क्या कहलाता है? रिलायबल टूल कहलाता है। तो टूल कैसा होना चाहिए? वैलिड और रिलायबल टूल होना चाहिए। फिर उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करते हैं, तो डेटा जो लेते हैं वो केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड होना चाहिए। डेटा क्या होना चाहिए? डेटा केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड होना चाहिए। मींस डेटा मैनिपुलेटेड नहीं होना चाहिए, डेटा डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए, डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो डेटा मिल गया वही आपका रिसर्च का अब आधार बन गया है। डेटा चेंज करोगे तो फिर सारी रिसर्च डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, बायस आ जाएगी पूरा का पूरा, ठीक है। तो डेटा में कभी कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है, डेटा केयरफुली रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। एडिक्वेटली एंड एप्रोप्रिएटली उसको एनालाइज करना है। डेटा आ गया लेकिन डेटा का जब एनालिसिस नहीं करोगे तो डेटा काम का क्या, ठीक है। उसको एडिक्वेटली एंड एप्रोप्रिएटली क्या करना है? एनालाइज करना है, एडिक्वेटली एंड एप्रोप्रिएटली। ऐसी रिसर्च है ना जिसमें एडिक्वेटली एंड एप्रोप्रिएटली डेटा एनालिसिस हुआ है, जिसका एनालिसिस हुआ है, एडिक्वेटली एंड एप्रोप्रिएटली क्या किया? उसका एनालिसिस किया गया है, तो वो रिसर्च क्या है? एक गुड रिसर्च है। देन उसके बाद जो एक्टिविटी आपने कैरिड आउट की है वो पेशेंसली कैरिड आउट की है। पेशेंसली कैरिड आउट एक्टिविटी, पेशेंसली कैरिड आउट एक्टिविटी, जो आपने पेशेंट पर एक्टिविटी की है ना वो बड़ी धैर्य से करनी है, कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करनी है, उसमें सावधानी पूर्वक वो है जो मैनिपुलेशन आपको करना था वो आपको ध्यान से करना है। उसके बाद जो रिजल्ट आ गया वो एडिक्वेटली कम्युनिकेट करना है। क्या करना है? एडिक्वेटली कम्युनिकेट, बताना भी तो है सबको। एक अच्छी रिसर्च वही होती है जिसके डेटा को आपने एडिक्वेटली क्या किया? कम्युनिकेट किया है, आपने वर्बल प्रेजेंटेशन किया है, आपने रिटर्न जो है वो पब्लिश करवाया है, तो वो क्या हो जाएगा? एडिक्वेटली कम्युनिकेट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो रिसर्च वो कौन सी होनी चाहिए? रिसर्चर के इंटरेस्ट, एक्सपर्टीज और उसकी मोटिवेशन और करेज पे जो होती है वो डिपेंड करती है। मीन्स वो रिसर्च तो कौन सी अच्छी होती है? जिसमें रिसर्चर का इंटरेस्ट होता है, रिसर्चर से क्या होगा? इंटरेस्ट हो, वो रिसर्च करने के लिए क्या हो? मोटिवेशन हो, रिसर्च करने का उसमें
करेज हो और रिसर्च की उसमें क्या हो, एक्सपर्टीज हो। अगर ये रिसर्चर की चारों चीजें हैं उसके अंदर, मीन्स रिसर्चर जो है उस टॉपिक में उसका इंटरेस्ट हो, उसका रिसर्च करने का, वो मोटिवेटेड हो हाईली, वो रिसर्च करने के लिए करेज हो, मीन्स उसमें साहस हो कि मैं चलो ये काम कर लूंगा, और उस टॉपिक के बारे में उसकी एक्सपर्टीज हो रिसर्च के बारे में, अगर ऐसा है तो वो रिसर्च क्या होता है, गुड रिसर्च होता है। ये एक अच्छे रिसर्च की निशानियां होती है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू रिसर्च के बारे में एक परिचय था। नेक्स्ट सेशन में हम जो है नर्सिंग रिसर्च की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।